हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का अपना टॉपिक नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। और कल की क्लास में आपको मैं लघु बीजाणु चतुष्क, परागकण की संरचना आदि के बारे में पूरी तरह से समझा चुका हूँ। ठीक है ना। आज अपन थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे सबसे पहले तो मैंने लिखा है लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। ठीक है ना, तो सुनिए। कल आपको मैं समझा रहा था बेटा कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा निर्मित होने वाले चारों के चारों लघु बीजाणु प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कितने लघु बीजाणु जुड़े रहते हैं? 4। चारों लघु बीजाणु जुड़कर लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। कल की क्लास में आपको बेटा मैं ये भी बता चुका हूँ कि चारों के चारों लघु बीजाणु एक सीमेंटिंग पदार्थ कैलोज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आज सबसे पहले अपन लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ये प्रकार किस आधार पर हैं कि भाई लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित लघु बीजाणु किस प्रकार व्यवस्थित हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप बोर्ड पे लघु बीजाणु चतुष्क निम्न प्रकार के होते हैं, है ना। देखो सबसे पहला प्रकार आपके सामने बोर्ड पे लिखा है चतुष्फलकीय चतुष्क। बिल्कुल सरल है। क्या बोलना पड़ेगा इसमें कि इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणु चतुष्क फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना। मतलब एक ओर से देखने पर आपको केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा लघु बीजाणु बैक साइड में उपस्थित होता है। और बेटा इसका उदाहरण अपन क्या बोल देंगे? द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरे हेडिंग पे आइए, समद्विपार्श्वीय चतुष्क। बहुत सरल है। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात आपको चारों के चारों लघु बीजाणु स्पष्ट रूप से एक ही सतह पर दिखाई देते हैं। ठीक है। एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्वीय प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। ठीक भाई साहब। नंबर 3 पर आइए, क्रॉसित। ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में ऊपर वाले दोनों लघु बीजाणु नीचे वाले दोनों लघु बीजाणुओं के समकोण पर व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है ना। तो देखो दो तो आपको ये दिख रहे हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले में एक तो ये दिख रहा है और एक इसके पीछे होगा, क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले दोनों लघु बीजाणुओं के समकोण पर हैं। तो ना स्ट्रक्चर क्रॉस के समान बन जाता है। इसीलिए इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को क्रॉसित प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है बोर्ड पे? मैग्नोलिया। ठीक है। नंबर 4 पर आ जाइए, टी आकारीय चतुष्क। सब ध्यानपूर्वक सुन लें, आपको सीट में भी लिखा मिलेगा, है कुछ नहीं। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में देखो ऊपर वाली कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और नीचे वाली कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है। परिणाम स्वरूप बनने वाले चारों लघु बीजाणु एक टी शेप या टी आकारीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेमोप्सिस और एरिस्टोलॉकिया। ठीक है ना। एंड नंबर लास्ट पे आ जाइए। कौन सा चतुष्क लिखा है बोर्ड पे? रेखित चतुष्क। एग्जाम्पल क्या है इसका? हेलोफिला। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों के चारों लघु बीजाणु एक रेखा
एक रेखा के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है बेटा, अपना ये टॉपिक खत्म हो गया। लघु बीजाणु चतुष्क क्या है और लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। ठीक है, अब मेरी एक बात छोटी सी सुन लेना कि लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? 5, है ना। नाम सुनिए, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्वीय, क्रॉसित, टीयाकारीय और रेखिक। सब आपको याद रखने हैं। चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क द्विबीजपत्री पादपों में, समद्विपार्श्वीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क एक बीजपत्री पादपों में, क्रॉसित प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क मैग्नोलिया में और टी आकारीय लघु बीजाणु चतुष्क ब्यूटेमॉप्सिस और एरिस्टोलोकिया में एवं रेखिक प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क हेलोफिला में पाया जाता है। यहाँ पर एक याद रखने योग्य बात यह है बेटा, अपनी शीट में भी लिखी हुई है। शीट में क्या लिखी हुई है बेटा? ये लिखा है, एक पादप का नाम मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एरिस्टोलोकिया। इसकी एक प्रजाति है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। बोर्ड पर मैंने पादप का नाम लिख दिया। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। सभी प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं, इसलिए ये पादप कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। हो गया, आगे चलिए बेटा। अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, पराग कोश का स्फुटन। गौर करना, कल भी थोड़ा सा बताया था, आज इसको मैं पूरा ख़त्म कर देता हूँ बेटा। देखिए क्या बताना है इसमें मुझे, कि जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, ठीक है बेटा, तो एंडोथीशियम की कोशिकाएं शुष्क परिस्थितियों में तनावग्रस्त हो जाती हैं। गौर करना, कल आपको मैं बता चुका हूँ कि एंडोथीशियम की कोशिकाओं में बेटा अल्फा सेल्यूलोज का रेशेदार स्थूलन होता है। उसके कारण वो जल स्नेही प्रकृति की होती हैं। जब शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन कोशिकाओं में तनाव आ जाता है और परागकोश ओष्ठ कोशिकाओं से होते हुए फट जाता है। ठीक है ना। अब अपन इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि परागकोश के स्फुटन के 4 प्रकार हैं बेटा। बहुत जी, नाम से ही पता चल जाएगा कि परागकोश किस प्रकार स्फुटित होता है। जैसे देखिए, सबसे पहला प्रकार मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? अनुदैर्ध्य स्फुटन। क्या लिखा है बेटा? अनुदैर्ध्य स्फुटन। ठीक है ना। आगे चलिए, क्या बोलोगे इसमें? कि परागकोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य तल में होता है या अनुदैर्ध्य रूप से होता है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे बेटा? मालवेसी कुल के पादप, गुड़हल, भिंडी, कपास आदि। नंबर 2 पे क्या लिखा है बेटा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में एग्जाम्पल क्या दे रखा है? तुलसी। कैसे बोलोगे बेटा? कि परागकोश का स्फुटन अनुप्रस्थ तल में होता है। खत्म। नंबर 3 पर आ जाइए। हेडिंग नंबर 3 क्या लिखा है? कपाटीय। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि इस प्रकार के अंतर्गत परागकोशों का स्फुटन 1 अथवा 2 अथवा अधिक कपाटों के रूप में होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिख दोगे इसमें? दालचीनी एवं स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना। नंबर 4 पर आ जाइए। चौथा प्रकार कौन सा है? सैरंध्री स्फुटन। क्या बोलोगे? कि परागकोश के शीर्ष पर 1, 2 अथवा अधिक छिद्र बन जाते हैं, तो इस प्रकार का स्फुटन सैरंध्री स्फुटन कहलाता है। प्राय सोलेनेसी कुल के पादपों में इस प्रकार का स्फुटन पाया जाता है। तो ये कहानी खत्म हो गई बेटा। ठीक है। अब कुछ नई बातें और बता रहा हूँ। देखिए,
परागकण की संरचना पढ़ते हैं अब अपन। यहाँ बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ परागकण की संरचना। ध्यानपूर्वक सुनना। देखो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, क्या बोलोगे आप इसमें? परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ध्यानपूर्वक सुन लेना, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार एवं अगुणित होता है, ठीक है ना। साथ में द्विस्तरीय भी होता है ना। तो अब आपको परागकण के दोनों स्तरों के बारे में बताना है। तो देखिए आप जरा बोर्ड पे देखो, ये मैं बना रहा हूं बेटा। सब ध्यान से सुनना। उसके बाद अपन को परागकण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं। ये हो गया, ध्यानपूर्वक देखें। ये मैंने परागकण की बाह्य चोल बता चुका हूँ आपको कल, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। परागकण की बाह्य चोल कहलाती है बाह्य चोल या एक्साइन, है ना। तो यह परागकण की दीवार का बाह्य स्तर है जो मोटा, अलंकृत और खुरदरा होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक शब्द बोलना है। परागकणों के बाह्य चोल में एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है, ठीक है ना। और सुनिए, स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता। यही कारण है कि जीवाश्मीय संस्तरों में परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको इंटाइन के बारे में कहना है। कल बता चुका हूं मैं ये सारी बातें। ये दूसरा भाग है, भीतर वाली दूसरी परत। क्या नाम है इस परत का? इंटाइन। कैसे बोलोगे कि यह परागकण की भीतरी चोल है, जिसे अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। यह पतली, महीन और मृदु होती है, पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। परागकण के बाह्य चोल में स्थान स्थान पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या 3 होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या केवल 1 होती है। अब ध्यान से सुनें। नर युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान इन्हीं परागकणों से ये जो अंतःचोल है, नर युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान, चाहे तो यूं कह दो चाहे यूं बोल दो कि परागकण के अंकुरण के समय ये जो परागकण की अंतःचोल है, ये जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में विकसित होती है, ठीक है ना। इसी पराग नलिका के अंदर 2 नरयुग्मक निर्मित हो जाते हैं और ये संरचना नर युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाती है। आज की शुरुआत में जब अपन ने परागकण की संरचना पढ़ी तो सबसे पहले मैंने यही बोला था बेटा, क्या बोला था कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। तो मुझे बताओ है कि नहीं है? क्योंकि नर युग्मकोद्भिद का विकास किससे होता है? परागकण से होता है, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स और पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए आपके सामने मैंने बोर्ड पे एक शब्द लिखा है पराग एलर्जी। तो ध्यान से सुनना, इसके बारे में मैं क्या बता रहा हूँ। देखो बेटा, कुछ पादपों के परागकण मनुष्य में विभिन्न प्रकार के ज्वर एवं
पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं, है ना। एक्चुअल में पराग कणों के द्वारा त्वचा संबंधी एवं श्वसन संबंधी एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। कुछ पादपों के मैं नाम लिख रहा हूँ, जो ज्वार, पार्थिनियम, चिनोपोडियम, ये आपको 4 पादपों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इन पादपों के पराग कणों से मनुष्य में पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। अब बेटा पेपर में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि पराग एलर्जी का कारण बताइए, तो आप क्या बोलोगे वो भी आप सुन लीजिए। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, देखो पराग एलर्जी का कारण देखिए, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पराग कणों की बाह्य चोल खुरदरी, मोटी और अलंकृत होती है ना। तो अब कैसे बोलोगे आप कि पराग कणों की बाह्य चोल में उपस्थित खांचों एवं रिक्त स्थानों में स्वयं युग्मकोद्भिद एवं टैपीटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन भरी रहती है, ठीक है भाई साहब। आगे चलिए, जब यह प्रोटीन, या सिंपली यूं कह दो कि जब ये पराग कण वातावरण के संपर्क में आते हैं तो नमी का अवशोषण करते हैं, तो नमी के संपर्क में आते ही ये प्रोटीन पराग कण से निकलकर वातावरण में फैल जाती है, सुन लिया। और इसी प्रोटीन के कारण मनुष्य में विभिन्न प्रकार की पराग एलर्जी, चाहे वो त्वचा संबंधित हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के बुखार हों या श्वसन संबंधित हों, विभिन्न प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको मैंने ख़त्म किया है। प्रश्न कैसे बनेगा बेटा, ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि पराग एलर्जी किन पादपों के द्वारा उत्पन्न होती है, या तो ये, या पराग एलर्जी का कारण बताइए, तो भी आपको, तो एक बार ये मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए कुछ पादपों के पराग कणों से मनुष्य में विभिन्न प्रकार के ज्वर एवं पराग एलर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है। पराग एलर्जी त्वचा संबंधी अथवा श्वसन संबंधी हो सकती है, ठीक है। अब पादपों के नाम बता रहा हूँ, जो ज्वार, पार्थिनियम और चिनोपोडियम, चारों पादपों के नाम हो गए। आगे चलिए बेटा, इसका कारण बिल्कुल सीट में ऐसे की ऐसे ही लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक सुनना और पढ़ना, है ना। कैसे बोलोगे, एच इट इज लिखना पड़ेगा। कैसे बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ कि पराग कणों के बाह्य चोल में उपस्थित खांचों एवं रिक्त स्थानों में स्वयं युग्मकोद्भिद एवं टैपीटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन भरे रहते हैं। जब पराग कण, ठीक है ना, जब पराग कण वातावरण के संपर्क में आते हैं, वापस कह रहा हूं, जब पराग कण वातावरण के संपर्क में आते हैं तो ये प्रोटीन है, ठीक है ना, ये प्रोटीन है पराग कण के बाह्य चोल से निकलकर वातावरण में चली जाती हैं और मनुष्य में विभिन्न प्रकार की श्वसन एलर्जी, या यूं ही कह दो पराग एलर्जी एवं विभिन्न प्रकार के ज्वर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये पराग एलर्जी का कारण हो गया, ठीक है ना। अगली बात सुनिए, पराग कण का महत्व क्या है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या पराग कण का भी कोई महत्व हो सकता है, तो शायद ही आप बता पाएं। देखो पराग कण का एक महत्व तो है ही कि भाई ये परागण की क्रिया में मदद करता है, परागण की क्रिया के पश्चात ही निषेचन हो पाता है और निषेचन की क्रिया के पश्चात ही हमें विभिन्न पौधों का विकास देखने को मिलता है।
हमारी सारी की सारी वनस्पतियां एवं खाद्यान्न फसलें इसी परागण और निषेचन की क्रिया पर आधारित हैं। ठीक है, पर और भी महत्व सुने आप। देखो, पराग कणों के अंदर विभिन्न पोषक तत्व विशेष रूप से असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। ये लिख दिया बेटा मैंने, असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। दोबारा से कह रहा हूं, पराग कणों के अंदर विभिन्न पोषक तत्व, ठीक है, अर्थात असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो असंतृप्त वसाओं की उपस्थिति के कारण विभिन्न देशों में पराग कणों का उपयोग दौड़ लगाने वाले घोड़ों और धावकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए दवाई के रूप में किया जाता है। सुन लिया, क्योंकि असंतृप्त वसाओं के कारण ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और ये ऊर्जा दौड़ लगाने वाले घोड़ों और धावकों हेतु काम आती है। तो पहली बात तो ये हो गई। एक बार दोबारा कह रहा हूं बेटा, चलो पहले पूरा कर देता हूं। और दूसरी बात क्या बोलोगे बेटा, कि ये जो असंतृप्त वसाएं होती हैं ये सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती हैं। तो बेटा विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक्स, इमल्शन एवं क्रीम आदि में त्वचा को मुलायम और सुंदर बनाने के लिए पराग कणों का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये पराग कणों का महत्व हो गया। ठीक है ना। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सब ध्यान से सुन ले। क्या महत्व होता है पराग कणों का, सुनिए सभी बच्चे ध्यान से। देखो इधर, पराग कण कैसे बोलोगे, पराग कणों में विभिन्न पोषक तत्व विशेष रूप से असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। असंतृप्त वसाओं की उपस्थिति के कारण पराग कणों का उपयोग रेस लगाने वाले घोड़ों एवं धावकों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु दवाई के रूप में किया जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बोलेंगे बेटा, सब ध्यानपूर्वक सुन लें। दूसरी बात आप इसमें ये बोलेंगे कि ये जो परागकण होते हैं इनमें उपस्थित असंतृप्त वसाएं सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती हैं या उनसे सुरक्षा करती हैं। तो इसी गुण का उपयोग करते हुए पराग कणों को विभिन्न प्रकार के इमल्शन, क्रीम एवं कॉस्मेटिक्स में प्रयुक्त करते हैं। अतः ये त्वचा को नम, चिकना और मुलायम बनाने के काम आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इससे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ध्यानपूर्वक सुनना। नर युग्मकोद्भिद का विकास। क्या पढ़ेंगे बेटा, नर युग्मकोद्भिद का विकास। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको इतना कहना है सबसे पहले कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अर्थात नर युग्मकोद्भिद का विकास किससे होता है, परागकण से होता है। ठीक है ना। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका हो गई है ना। इसलिए सबसे पहले मैंने ये परागकण बना लिया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था। ये बन गया बेटा, परागकण बन गया। अब सुनिए, नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन दो बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला प्रथम चरण क्या पढ़ेंगे इसमें,
कि नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का प्रथम चरण पराग कोश के भीतर, पराग कोश के भीतर परागण से पूर्व संपन्न होता है। इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में परागकण अपने आकार और आयतन में वृद्धि करता है। ठीक है, इसके भीतर अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं विकसित हो जाती हैं। सुन लिया आप सबने? अच्छा, आगे आप ये बोलोगे कि परागकण का अगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो अगुणित केंद्रकों का विकास करता है। जैसे मान लीजिए ये परागकण बना दिया, इसमें ये दो केंद्रक बन गए। एक केंद्रक को कायिक केंद्रक तथा दूसरे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। कोशिका भित्ति के निर्मित हो जाने से परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। और बेटा इसी द्विकोशिकीय एवं द्विकेंद्रकीय अवस्था में परागकण का परागण होता है, या यूं कह दो परागकण स्फुटित होकर के परागण की क्रिया द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है। तो आप ध्यान रखना कि परागण की जो क्रिया होती है, परागण की क्रिया के समय परागकण कितने कोशिकीय अवस्था में होता है? द्विकोशिकीय अवस्था में। आगे चलिए, कोशिका भित्ति दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति के निर्मित होने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बड़े आकार की कोशिका, दूसरी छोटे आकार की कोशिका। बड़े आकार वाली कोशिका को कायिक कोशिका और छोटे आकार वाली कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। तो अब आपको इन दोनों कोशिकाओं के बारे में कहना पड़ेगा। जैसे मैं पहला हेडिंग लगा रहा हूं कायिक कोशिका, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि यह आकार में बड़ी कोशिका है, इसका केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार परंतु बाद में अनियमित आकृति का हो जाता है। यह कोशिका पराग नलिका के निर्माण में मदद करती है। ठीक है, दूसरे पर आइए। दूसरा अपन बोलेंगे जनन कोशिका। क्या बोलोगे आप? यह कोशिका अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। इस कोशिका का केंद्रक प्रारंभ में लेंस के समान होता है, बाद में गोलाकार होता है और अंततः लंबा और क्रमिरूपी हो जाता है। लंबा और क्रमिरूपी इसलिए होता है क्योंकि ये पराग नली में आसानी पूर्वक गति कर पाता है। तो ये तो बेटा नर युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया का प्रथम चरण खत्म हो गया। अब दूसरे चरण पे आइए बेटा। दूसरा चरण कब होता है? जब परागकण परागण की क्रिया के द्वारा किसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं। सुन लिया आपने? अब वहां पर परागकण का अंकुरण होता है। गौर करना, परागकण का अंकुरण होता है। देखिए, जैसे मान लो ये मैंने परागकण बना दिया, इस परागकण का अंकुरण होगा बेटा। रुकिए, परागकण का अंकुरण होता है ना? तो कायिक कोशिका की कोशिका भित्ति जनन छिद्र से होकर पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है। सुन लिया आपने? ये होता है। अब आगे चलिए। सर्वप्रथम पराग नलिका में कायिक कोशिका का केंद्रक प्रवेश करता है। ठीक है, इस केंद्रक को नलिका केंद्रक भी कहते हैं। इस केंद्रक का निषेचन की क्रिया में कोई योगदान नहीं होता है। अतः पराग नली में गति के दौरान कुछ समय पश्चात यह केंद्रक नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इस केंद्रक के पश्चात
अर्थात कायिक केंद्रक के पश्चात जनन कोशिका का केंद्रक पराग नलिका में प्रवेश करता है और जनन कोशिका का केंद्रक पराग नलिका में प्रवेश करने के पश्चात, गौर करना भाई साहब, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो अगुणित नरयुग्मकों का विकास करता है। दो अगुणित नरयुग्मकों का विकास करता है और वो दोनों के दोनों अगुणित नरयुग्मक निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। और बेटा अब जो ये पूरी संरचना आपके सामने बन गई ना, इस पूरी संरचना को नरयुग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या बोलते हैं? नरयुग्मकोद्भिद। तो आप मुझे बताएं कि नरयुग्मकोद्भिद का विकास किससे होता है? परागकण से। ठीक है ना। तो अपन ने जो सबसे पहली लाइन बोली थी कि परागकण नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, एकदम राइट थी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि नरयुग्मकोद्भिद की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वो आपके सामने नरयुग्मकोद्भिद है। तो आप बोलोगे अंकुरित परागकण जिसमें पराग नलिका और दो नरयुग्मक उपस्थित होते हैं। चाहे पहले इनको बोल दीजिए। कैसे बोलोगे? बोल के बता रहा हूं। देखिए, पराग नलिका एवं दो नरयुग्मकों युक्त अंकुरित परागकण नरयुग्मकोद्भिद कहलाता है। तो बेटा ये नरयुग्मकोद्भिद की संरचना हो गई। ठीक है ना। एक बार नरयुग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को मैं पूरा का पूरा बोल रहा हूं, सभी ध्यान से सुन लेना, है ना। चित्र रफली आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे बना दी है। तो देखो कहां से शुरू करोगे कि परागकण नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। पराग नलिका एवं नरयुग्मकों युक्त अंकुरित परागकण नरयुग्मकोद्भिद कहलाता है। नरयुग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन दो बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। पहला हेडिंग क्या लिखोगे? प्रथम चरण। क्या बोलोगे इसमें? ये बोलोगे बेटा कि परागकण नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। सर्वप्रथम पराग कोश के भीतर, एक्चुअल में यूं बोल दो कि नरयुग्मकोद्भिद के परिवर्धन का प्रथम चरण पराग कोश के भीतर परागण से पूर्व संपन्न होता है। ठीक है। आगे क्या बोलोगे? आगे ये बोलोगे कि सर्वप्रथम परागकण अथवा लघु बीजाणु आकार और आयतन में वृद्धि करता है। इसमें अनेक छोटी छोटी रिक्तकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है ना। कुछ समय पश्चात परागकण का अगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों का विकास करता है। एक को कायिक केंद्रक तथा दूसरे को जनन केंद्रक कहते हैं। दोनों केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। ठीक है ना। दोनों केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है, जिससे परागकण भाई साहब द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। और आप गौर कर लें, इसी द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय अवस्था में परागकण का परागण होता है। क्लियर है? आगे चलिए। कौन कौन सी दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं? एक कोशिका को कायिक कोशिका तथा दूसरी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। तो कायिक कोशिका के बारे में क्या बोलोगे? यह अपेक्षाकृत बड़े आकार की कोशिका होती है। इसका केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार होता है, लेकिन बाद में अनियमित हो जाता है। ठीक है ना। एक बात और आप बोल देंगे, कायिक कोशिका की कोशिका भित्ति पराग नलिका के निर्माण में सहायक होती है। जनन कोशिका पे आ जाइए। यह अपेक्षाकृत छोटे आकार की होती है। इसका आकार प्रारंभ में लेंस के समान, बाद में गोलाकार तथा सबसे अंत में क्रमी रूपी हो जाता है। ठीक है ना।
और ये क्रमी रूपी आकार इसलिए होता है ताकि जनन कोशिका या जनन कोशिका का केंद्रक ना पराग नलिका के अंदर आसानी पूर्वक गति कर सके। तो ये तो पहला चरण हो गया। पहले चरण के अंत में आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि भाई परागण की क्रिया जो होती है, परागण की क्रिया के समय परागकण द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय अवस्था में होता है। ठीक है ना। अब आइए बेटा दूसरे चरण पे। दूसरे चरण में अपन क्या पढ़ेंगे, सब ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। दूसरे चरण में बेटा मैं ये बोलूंगा, देखो परागण की क्रिया हो गई, परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच गया ना। इसके बाद आगे चलिए, पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के पश्चात परागकण का अंकुरण होता है। मतलब नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का दूसरा चरण परागण के बाद होता है। ठीक है ना। तो बेटा वो जो कायिक कोशिका की कोशिका भित्ति है वो बाह्य चोल में उपस्थित जनन छिद्र से होकर पराग नलिका के रूप में विकसित होती है। सबसे पहले इस पराग नलिका के अंदर कायिक कोशिका का केंद्रक आ जाता है। इसे नलिका केंद्रक भी कहते हैं। चूंकि इस केंद्रक का निषेचन की क्रिया में कोई योगदान नहीं होता, अतः पराग नलिका की गति के दौरान यह केंद्रक कहीं पर भी बीच में नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब दूसरे वाले भाग पे आइए, है ना। अब जनन कोशिका का केंद्रक पराग नलिका के भीतर आता है। ठीक है ना। और ये बेटा समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के दो अगुणित नरयुग्मकों का विकास करता है। दोनों के दोनों अगुणित नरयुग्मक निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है, उसका परिवर्धन हो जाता है। तो आपको ना दो बातें सीखनी पड़ेंगी। एक बात तो आपको ये सीखनी पड़ेगी कि भाई परागकण है वह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। और दूसरी, यदि आप नर युग्मकोद्भिद की परिभाषा बोलें तो क्या बोलोगे कि पराग नलिका और दो अगुणित नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो बेटा यहां से आगे अगली क्लास से हम ना मादा युग्मकोद्भिद है ना, उसकी संरचना मीन्स बीजांड की संरचना, परागण और इस पाठ के अन्य टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे।